गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गाउस लॉ के एग्जाम्पल्स कर चुके थे, तो आज हम लोग उसके बाद भी आंकिक भी कर चुके हैं। इसका अति लघुत्तरात्मक वाला पोर्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज इसमें जो शेष रह रहा है ऑब्जेक्टिव वाला न्यूमेरिकल, वो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन अपन लोग कंप्लीट करते हैं। तो देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है। कह रहा है एक समरूप आवेशित ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। ठोस अचालक गोला है के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर अधिकतम होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने अगर ग्राफ से देखें तो पहले आपने देखा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान रूप से बढ़ती है, फिर पृष्ठ पर अधिकतम होती है, तत्पश्चात घटती है। तो इससे ये ज्ञात होता है कि ये पृष्ठ पर अधिकतम होती है, पृष्ठ पर अधिकतम। तो इसमें आपको आंसर चूज करना है। तो इन्होंने लिखा है सतह पर, बिल्कुल सी पार्ट कैलकाटा, सी पार्ट इसका सही है। पृष्ठ पर अधिकतम या सतह पर, चाहे पृष्ठ बोलिए चाहे सतह पर बोलिए, एक ही बात है। तो इसका पहला आंसर ये हो गया। दूसरा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वाले स्थान पर ऊर्जा घनत्व का सूत्र बताइए। ऊर्जा घनत्व आपने पढ़ा था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ऑप्शन में देखिए कि कौन सा इसमें से मिल रहा है। तो इसमें से डी ऑप्शन हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ये मिल रहा है। तो ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इसका डेली वाला डी पार्ट करेक्ट है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर 1 माइक्रो कूलम आवेश रखा है। घन के प्रत्येक फलक से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले बात आपको ये पता होना चाहिए कि घन में 6 फलक होते हैं और इसके बीच में 1 माइक्रो कूलम आवेश रखा हुआ है। इसके केंद्र पर Q इक्वल्स 1 माइक्रो कूलम आवेश रखा है। तो घन के प्रत्येक फलक से निर्गत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो पहले घन से निर्गत फ्लक्स क्या होगा बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। घन से निर्गत फ्लक्स फाई इक्वल्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये घन से निर्गत फ्लक्स है, या यूं कह लें कि 6 फलक से निर्गत फ्लक्स है। 6 फलक से निर्गत फ्लक्स इक्वल्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक फलक से पूछ रहा है आपसे, तो एक फलक से हो जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अब मान भी रख दीजिए यहां पे। Q का मान आपको पता है 5 इक्वल्स, Q का मान आपको दिया हुआ है। ये एक्स्ट्रा पोर्शन इसका इरेज कर देते हैं। तो Q का मान आप रख दीजिए 1 माइक्रो कूलम। Q के प्लेस पे 1 माइक्रो को 10 की घात -6, 6 रहने दीजिए, 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। पावर कलेक्ट कर लीजिए, 10 टू पावर +6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये क्योंकि माइनस प्लस 12 होगा, -6 तो +6 बचेगा। अब ये लगभग 9 54 लगभग 54 के करीब मान लीजिए, इंटू तो यहाँ 1 है तो यहां से 4 घात में कर दीजिए, 2 जीरो कर दीजिए, ये 1.9 के करीब आएगा, 10 टू पावर 4। मात्रक इसका हो जाएगा, फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो 1.9 के करीब इसमें देखिए 10 टू पावर 4। तो इसका सी पार्ट करेक्ट है, जिसमें 1.88 इंटू 10 टू पावर 4 दिया हुआ है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, 4th वाला क्वेश्चन। एक घन के अंदर प्लस माइनस Q आवेश वाले 2 द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखे हैं। यहां पे अगला क्वेश्चन है कि ये घन है, इसमें एक प्लस Q रखा है, एक माइनस Q रखा है। यहां प्लस Q रखा है और माइनस Q रखा है, एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे रखे हैं। तो घन से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो यहां पे Q नेट इक्वल्स क्या हो जाएगा बेटा, 0।
तो फाई इक्वल्स क्या होता है, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट या क्यू टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये फाई आ गया फ्लक्स 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित करने पर उसकी त्रिज्या, जब आप ऋणावेश देंगे तो त्रिज्या प्रतिकर्षण के कारण आकार साबुन के बुलबुले का बढ़ जाएगा। तो अगर आकार बढ़ जाएगा तो इसकी त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। तो आंसर इसका बी पार्ट बॉम्बे करेक्ट है, त्रिज्या बढ़ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा 6th क्वेश्चन। एक गोले में आवेश Q स्थित है और इसका निर्गत वैद्युत फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अगर गोले में Q आवेश है, अब इसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए तो वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा वैद्युत फ्लक्स का मान त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, मतलब चयनित आकृति पर निर्भर नहीं करता। तो जो फ्लक्स पहले था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वही Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अभी भी रहेगा, तो फ्लक्स अपरिवर्तित रहेगा। तो फ्लक्स में इसमें ऑप्शन में डी पार्ट दिल्ली सही है, अपरिवर्तित रहेगा। 7th क्वेश्चन देखिए। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसका 7th पार्ट देख लीजिए बेटा। फाई इक्वल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है एकांक धनावेश। तो एकांक का मतलब क्यू का मान 1 हो गया, तो फाई का मान 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, या इसको कह लें एप्सिलॉन नॉट इनवर्स। तो ये इसका आंसर हो गया बेटा। तो इसमें बी पार्ट बॉम्बे सही है, एप्सिलॉन इनवर्स, एप्सिलॉन नॉट का इनवर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। ये क्वेश्चन 8वां और 9वां थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बाकी इसमें क्वेश्चन एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन थे। इसको देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो उसको देखिए बेटा। ये कह रहा है दो चालक गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं ए और बी हैं। इस चालक गोले की त्रिज्या ए मान लीजिए, इस चालक गोले की त्रिज्या बी मान लीजिए। इन्हें समान आवेश घनत्व से आवेशित करने पर, अगर ये सिग्मा है, ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है, तो ये दोनों सिग्मा के इक्वल होंगे, क्योंकि समान आवेश घनत्व से आवेशित करने पर इनकी सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात बताना है आपको। E1 अपॉन E2 मान बताना है। तो सिग्मा 1 इक्वल सिग्मा 2 ये दे रखा है इन्होंने। तो सिग्मा 1 इक्वल्स Q अपॉन A, सिग्मा 2 इक्वल्स Q अपॉन A, Q2 अपॉन A। तो यहां पर Q1 अपॉन A एरिया गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो Q1 अपॉन 4 पाई आर त्रिज्या है A स्क्वायर, Q2 अपॉन 4 पाई बी स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से आपको मिल गया Q1 बटे Q2 इक्वल्स A स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब यहां से Q1 अपॉन Q2 मिल गया। अब हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात चाहिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रथम आवेश के लिए क्या हो गया, प्रथम गोले के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन दूरी त्रिज्या का एक स्क्वायर A स्क्वायर हो गया। E2 इक्वल्स इस गोले के लिए लिख लीजिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन बी स्क्वायर। अब समीकरण 1 भाग 2 कर दीजिए, समीकरण 1 भाग 2 अगर अनुपात पूछा है तो E1 अपॉन E2 क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन A स्क्वायर, Q1 अपॉन A स्क्वायर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन B स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से आ गया Q1 इंटू बी स्क्वायर अपॉन Q2 इंटू A स्क्वायर। तो यहां Q1 अपॉन Q2, अगर ये समीकरण x मान लीजिए तो समीकरण x से आप क्या कहेंगे, समीकरण x से Q1 बटे Q2 की जगह A स्क्वायर बटे B स्क्वायर रख देंगे, और ये B स्क्वायर बटे A स्क्वायर है ही, तो ये आंसर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 अनुपात 1 आ जाएगा। तो E1 अनुपात E2 इक्वल्स 1:1, ये रेशियो आ जाएगा बेटा। ये इसका आंसर है, इसको आप देख लीजिएगा।
अगर इसको और थोड़ा सा सेकंड मेथड देखिए, बड़ा इजी है सेकंड मेथड। यहां पे ये कह रहा है कि सिग्मा दोनों का सेम है, तो अगर इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तो अगर चालक गोला है तो उसके पृष्ठ पर बताना है अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो पृष्ठ या पृष्ठ के निकट हमने प्रूव कर रखा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है बेटा। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पहले के लिए और दूसरे के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रीजन क्या है, सिग्मा सेम है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर है, तो ये अनुपात ले लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया 1:1। ये कब के लिए है, जब हमने इसका न्यूमेरिक अंकित इसका डेरिवेशन किया था गोलीय चालक का, तो उसके पृष्ठ के निकट या सतह पर आपने देखा था जब फार्मूला आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आपको याद होगा। तो हमने ये कहा था ये न्यूमेरिकल करने में आपको बहुत सहूलियत देगा। तो इतने बड़े कैलकुलेशन का उसने एक लाइन में आंसर दे दिया है, तो ये काफी बढ़िया तरीका है। अगर लेकिन आपको फॉर्मूला ये पता होना चाहिए कि चालक गोले के पृष्ठ के निकट या पृष्ठ के बहुत समीप, पृष्ठ पर कह लीजिए या पृष्ठ के बहुत समीप जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद ये वाला कह रहा है दो चालक गोले जिनकी त्रिज्याएं A और B हैं, समान आवेश से आवेशित किया गया है। ये A गोला की त्रिज्या है, इस गोले की त्रिज्या B है, इसको भी Q आवेश दिया है, इसको भी Q आवेश दिया है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात पूछ रहा है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो E1 इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर, E2 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन B स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे आवेश यही है तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा। E1 अपॉन E2 इक्वल्स B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। तो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, लेकिन जो पिछला क्वेश्चन था वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन तब कॉम्प्लिकेटेड होता है जब आपको वो फॉर्मूला नहीं पता होता है कि चालक गोले के निकट भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला होता है। तो ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग इसका 10th क्वेश्चन कह रहे हैं, एक लंबे सीधे आवेशित तार के कारण, ये अनंत लंबाई का लंबा सीधा आवेशित तार है, इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/r के साथ आरेख बनाइए। ये कंफ्यूज करने का तरीका है बेटा, E का 1/r के साथ आलेख बनाना है। तो सीधे तार के कारण E का फॉर्मूला हम जानते हैं 2k लैम्डा अपॉन r। यहां k क्या है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो E आप देखो समानुपाती हो जाएगा 1/r के। तो ये y अक्ष पे रख दिया है, ये x अक्ष पे रख दिया है, तो y समानुपाती x टाइप का ग्राफ आएगा, तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका। उसके बाद इसका 11th क्वेश्चन देखिए बेटा। 11th क्वेश्चन इसमें लास्ट क्वेश्चन है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको इन्होंने इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखी है जिसमें किसी को भी कंफ्यूज किया जा सकता है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये कह रहा है क्षैतिज के समांतर स्थापित, क्षैतिज मान लीजिए ये है बेटा, ये प्लेट क्षैतिज है, इसी के समांतर आपको स्थापित करना है। इसी क्षैतिज के समांतर ये स्थापित कर दिया, मान लीजिए ये स्थापित कर दिया है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वर्ग चित्रानुसार इस प्रकार स्थित है। इसमें ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें एक वर्ग चित्रानुसार इस प्रकार व्यवस्थित है कि वर्ग के तल से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं 30 डिग्री का कोण बनाती हैं। बेटा आप समझने की कोशिश करना, ये वर्ग का तल हो गया, इससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं 30 डिग्री का कोण बनाती हैं। समझने की कोशिश करिएगा, ये कोण इन्होंने 30 डिग्री कहा है, इसके तल से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं 30 डिग्री का कोण बनाती हैं, इसके तल से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं 30 डिग्री का ये कोण बनाती हैं। आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए ये है, अब
ये अगर वैद्युत क्षेत्र है तो इसके तल से ये 30 डिग्री का कोण है तल के साथ। तो इसका मतलब जब तल के साथ क्षेत्र रेखाएं ऐसे हैं तो एक भी क्षेत्र रेखा इस तल के अंदर से नहीं पास हो रही है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये समझिए, तल के साथ वैद्युत क्षेत्र रेखाएं 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो एक भी क्षेत्र रेखा वैद्युत क्षेत्र रेखा इस तल से पारगमित नहीं हो रही है। तो आपसे पूछा यदि वर्ग की भुजा ए है तो वर्ग से पारित कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो कुल वैद्युत फ्लक्स बेटा फाई क्या होगा, 0। आप ये लिख सकते हैं कि इस तल वैद्युत क्षेत्र रेखाएं तल के साथ कोण बना रही हैं, तो इसका मतलब है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं तल से पारगमित नहीं होंगी, तल के अंदर से प्रवेश नहीं करेंगी। अगर तल के सदिश के साथ कोण बनाता बेटा तो ये तल ऐसे रखा होता, अभी ये तल ऐसे रखा है, तो इससे कोई भी क्षेत्र रेखाएं पारगमित नहीं हो रही हैं। जब क्षेत्र रेखाएं पारगमित नहीं हो रही हैं तो इससे निर्गत फ्लक्स क्या होगा बेटा, 0 होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। परंतु अगर ये ऐसे कहा होता, ये ऐसे रखा होता बेटा, अब इसका ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसका हम आंसर चेंज, अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करें तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर हम ऐसे कहें, ये तल ऐसे है और ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इसका जो तल है वो वैद्युत क्षेत्र के साथ ऐसे कोण बना रहा है। ऐसे अगर ये रखा होता, ऐसे अगर ये कोण बना रहा होता तो इसका ये तल मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र के साथ ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इस तल का ये सदिश क्षेत्रफल है बेटा, ये सदिश क्षेत्रफल है। पहले ये देखिए, ये सदिश क्षेत्रफल है, तल से 90 डिग्री है और ये तल 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये तल 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये सदिश क्षेत्रफल के साथ कितने डिग्री का कोण बन जाएगा। फिर से देखो बेटा, वैद्युत क्षेत्र का सदिश क्षेत्रफल के साथ ये 90 डिग्री दिख रहा है तो आपको, सदिश क्षेत्रफल और तल एक दूसरे से 90 डिग्री, वैद्युत क्षेत्र रेखा तल के साथ 30 डिग्री, तो ये शेष कितना है, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री हो जाता उस स्थिति में जब ये ऐसे रखा होता प्लेट, तो उस स्थिति में फाई क्या हो जाता, ई ए कॉस थीटा, ई रहता, ए है इसका, ए भुजा की लंबाई दी थी तो ए स्क्वायर हो जाता और कॉस 60 डिग्री हो जाता। तो ई ए स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू हो जाती 1/2, तो ई ए स्क्वायर बाई 2 उस स्थिति में हो जाता जब ये तल इस तरह रखा होता और वैद्युत क्षेत्र के साथ ऐसे कोण बना रहा होता। चित्र में आपको स्पष्ट दिख रहा होगा ये तल ऐसे रखा हुआ है। तो बेटा इस तरह से इसमें थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, नहीं तो इस टाइप के न्यूमेरिकल तुरंत गलत हो जाते हैं। ये तल अगर ऐसे रखा है तो इससे कोई भी क्षेत्र रेखाएं पारगमित नहीं होंगी। अगर ये तल ऐसे रखा है तो इससे क्षेत्र रेखाएं पारगमित होगी, तो उसका आंसर इस टाइप से सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जरा सा इसके वेरिएशंस के कारण आपका पूरा सोचने का तरीका चेंज हो जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा। अब हम लोग थर्ड चैप्टर वैद्युत विभव वाला स्टार्ट करेंगे, तो इसको पहले आप अच्छे से दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।